बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो जो ताली बजा रहे हैं उन्हें भी और जो नहीं बजा रहे हैं उन्हें भी। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द है थोड़ा सुकून। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रसून जोशी का। अगर इनकी रचनाओं पर, इनकी कला पर, इनकी कविता पर चर्चा करेंगे तो 3 दिन साहित्य के भी कम पड़ जाएंगे। इनके व्यक्तित्व पर अगर आप रोचक कहानियों को सुनेंगे तो शायद कम पड़ जाएगा वक्त। लेकिन ऐसे शख्स जो न सिर्फ लगातार चेयरमैन तीसरी बार CBFC के हैं और एक ऐसे वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में एक नई राह दिखा रहे हैं जहां पर हम जानते हैं, मानते हैं कि मतभेद, मनभेद, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रसून जोशी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने काम से फिल्म इंडस्ट्री में एक ठहराव लाया, उसमें एक ऐसी मैच्योरिटी लाई जो शायद उस वक्त पर बहुत ज़रूरी थी। तो तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम साहित्य आज तक की शुरुआत प्रसून जी आपसे कर रहे हैं। आज मैंने यही सोचा था कि मंच पर बैठ के बोलूँगी कि प्रसून जी आज आपसे क्या बतियाया जाए, कुछ बताइए। क्योंकि देखिए, एडवर्टिजमेंट से जिस शख्स ने अपनी शुरुआत की, फिल्मों की पटकथा लिखी, गीत लिखे, कौन सी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कविता को बच्चा कैसे देखे, बुजुर्ग कैसे देखे, युवा कैसे देखे, ये सब देश को समझाया। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि प्रेम और उसका जो अभिव्यक्ति उसकी है, उसके आप माहिर हैं। चाहे वो माँ और बच्चे का प्रेम हो या अन्यथा हो। इनके शब्दों के को कितनों ने आजमाया है, बताइएगा हाथ उठाकर। तो अपने घर में या अपनी प्रेमिका के सामने तारे ज़मीं से लेकर माँ के सामने के गीत से लेकर प्रेमिका के सामने वाले गीत, वो बारीकी तक पहुंचना प्रसून जी कैसे करते हैं आप? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं कविता सुनने के लिए आतुर लोगों को देखता हूँ तो आशा बंधती है कि अभी इतना बात गड़बड़ नहीं है, अभी सही दिशा में जा रहे हैं। हुआ क्या है कि आज का युग जो था, इसमें एक चीज़ आप फॉलो करें, थोड़ा सा आपके सामने एक क्लैरिटी देने के लिए कि आज का युग क्या है। रंजना जी, आर्ट जो था उसे धीरे धीरे हड़प गया एंटरटेनमेंट। एक एंटरटेनमेंट की मछली थी जिसने आर्ट को खा लिया। अब आर्ट आपको देखना है तो वो मनोरंजन के माध्यम से आप देखने लगे। फिल्में हैं, पहले कला जो है, कला का अपना रूप कहीं आर्ट में सबस्यूम हो गया। आर्ट का जो रूप है वो एंटरटेनमेंट में चला गया, मनोरंजन में चला गया। क्या बात? मनोरंजन को हमारे देखते देखते डिस्ट्रैक्शन ले गया। या आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, आप ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन कब एडिक्शन बन जाता है इसका भी आपको पता नहीं लगता। तो आप अपने हाथ में है ही नहीं आज आपकी रुचि। आप स्वयं निर्णय लेके आज यहाँ आए हैं, किसी रील्स ने निर्णय नहीं लिया है, किसी एल्गोरिदम ने निर्णय नहीं लिया है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है पहले तो। क्या बात है। अब बात रही कि लिखने की, मैं जब भी, चाहे वो प्रेम हो, वो किसी तरह का भी प्रेम हो, मैंने कभी एक प्ले लिखा है राजाधिराज, भगवान कृष्ण के लीलाओं पर है। बम्बई में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 29 तारीख। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी रुचि है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो 29 के बाद से सब मंचन होने वाला है। और जैसा ब्रॉडवे में देखते हैं, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजिकल आप देखेंगे जिसमें लाइव कैरेक्टर्स गीत पर परफॉर्म करेंगे। और 11 नए गीत लिखे हैं आप। 20 नए गीत उसके लिए लिखे हैं इन्होंने। तो म्यूजिकल है। श्री कृष्ण के जीवन में वैसे ही इतना कलर है, इतना ब्यूटी है, तो उसको प्रस्तुत करने की प्रयास है। मैंने देखा कि देखिए, प्रेम जो है ना, वो आप बाहर ढूंढेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है तो बाहर भी मिलता है। अगर आप में स्वयं में प्रेम नहीं है, कोई दूसरा आपको नहीं देगा लाकर। तो पहले अपने अंतर मन का जो दर्पण है वो अगर चमक रहा है ना, उसमें वही रिफ्लेक्ट होगा जैसा आपका दर्पण अगर धुंधला है तो धुंधला है। तो कृष्ण को देखें आप,
तो ब्रिज जो है उनको बाल रूप में देखना चाहता है तो वो बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। राधा जी उनको श्रृंगार के रूप में देखना चाहती हैं तो श्रृंगार, और गोपियों को श्रृंगार के रूप में दिखते हैं। वो एक शासक के रूप में दिखाई देते हैं द्वारिका में, और एक अर्जुन को दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो मन में जैसी आपकी भावना है वैसा ही ईश्वर या आपका प्रेमी जो है उस रूप में प्रकट होता है। तो अपने अंदर से शुरुआत होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे गीत, मुझे याद है तारे ज़मीं पर का माँ वाला गीत लिख रहा था, और जो लोग आप में से स्क्रिप्ट का फ्लो जानते हैं उनको मालूम होगा कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है सेपरेशन गीत, यहाँ पर एक सेपरेशन गीत होगा। अब उसमें गीतकार कुछ भी लिख सकता है कि तुझसे जुदा होके कहाँ जाऊँगा मैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ अभी। मैं काफ़ी समय तक स्ट्रगल करता रहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो लोगों तक पहुंचे। और आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो भावनाएं बहुत पर्सनल होती हैं। आपको लगता है मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है। तो मैं खोजते खोजते अपने बचपन में चला गया, जहाँ पर मेरे माता पिता शिक्षक थे और मेरी माँ को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था, और पहली बार मुझे माँ के बिना अकेले रहना था। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं खासकर, दे पुट अप अ वेरी ब्रेव फ्रंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल ब्रेव इट आउट दैट अरे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं ठीक, मैं तो हाँ आप जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन मुझे याद है मुझे क्या महसूस हो रहा था, और मैंने ये पहली लाइनें तब लिखी थी कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां। और फिर मैं उसको लिखता चला गया कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी मां। अब ये जो थॉट था, मुझे पहले लगा था, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि तो बड़ा पर्सनल मेरा थॉट है, मेरा प्रोसेस है, ये लोगों को कैसे रेजोनेट करेगा। रंजना जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद कितने मुझे पत्र आते हैं, आज भी पत्र आते हैं लोगों के, कि कई माँओं ने अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस बुलाया इस गीत के बाद, कि ये गीत आपका सुना और हमें लगा कि बच्चे से साथ रहना चाहिए। ये जब आप ऐसी लाइनें लिखेंगे तो यही होगा ना, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ ना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। मतलब वहां तक पहुंचना। मैं वापस एक बार जाना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण जी की आपने राजाधिराज में लिखी है, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि मुझे ये राधा का प्यार कभी समझ नहीं आया। तो आपको कितना समझ आया राधा का प्यार, क्या था उनका मुझे प्यार? तो कोई भी प्यार समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रेम जो है ना, वो उसको आप खांचों में बांट कर नहीं देख सकते, ये किसका प्यार, ये क्या। प्रेम तो प्रेम है, और जब आपके सामने प्रेम होता है तो वो विशुद्ध प्रेम जो है ना, उसका जो कंपन होता है, स्पंदन होता है उसका, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिर आप ये कहें कि इसको मैं देखूं, ये प्यार कहाँ से उपजा है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी ये जो प्यार में गणित जो है ना, यही मुश्किल आती है। जब आप उसमें गणित डालने की कोशिश करते हो, आप 2 और 2 4 करने की कोशिश करते हो, और 2 और 2 5 हो रहा होता है, तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि एक एक्स फैक्टर है, एक थर्ड डिमेंशन है। देखिए, प्यार को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी घबराता है, क्योंकि प्यार एक मानवीय जो भाव है, वो मानव को एक ऐसी सुंदर गिफ्ट दी गई है कि उसकी चीरफाड़ ना की जाए तो अच्छा है।
पर इस जनरेशन को कैसे समझाएंगे आप? इनको सब कुछ हाथ में चाहिए, जो हासिल ना हो सके। मतलब राधा जी का प्यार तो ऐसा था कि तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। अब यहाँ पे सब कुछ हाथ में चाहिए, चाहिए नहीं? वैसे मुझे हर पीढ़ी के लोग यहाँ दिख रहे हैं। देखिए, आप अगर द्वैत समझे, द्वैत में जो वर्शिप का तरीका है, और ये मैंने इस दौरान सीखा समझा है कि जो ये भक्त और जो डीटी का रिलेशनशिप है, भगवान का जो रिश्ता है, उसमें उसका समर्पण और प्रेम का जो भाव है, उसमें पाना जो है वो उसका पार्ट नहीं है कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया जो है कि मैं प्रेम में अभिभूत रहूं, मैं प्रेम में भीगा रहूं, ये प्रेम की जो भावना है ना, ये मंजिल जो हमने ये अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी बना दी है ना कि मुझे पाना ही पाना है। पाने में कुछ नहीं है, पाने में तो समाप्ति है। जो प्रोसेस है प्रेम का, प्रेम करने का जो प्रोसेस है, प्यार में होने का, आई एम इन लव, दैट जो प्रोसेस है, जो वो भावना है, और जो भी व्यक्ति प्रेम में रहा है उससे आप पूछ लीजिए प्रेम को पाने में और प्रेम के होने में कितना फर्क है, और प्रेम के होने में जो आनंद है वो प्रेम के पाने में नहीं। क्या बात। अब आपकी पूरी जर्नी पे बात करते हैं, जहां पर आपने एक ऐसी शख्सियत है, आप रेयर लोगों में से जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ शुरुआत की, फिर आपने मतलब तारे ज़मीं पर, मिल्खा, बहुत सारी आपने स्क्रिप्ट्स लिखी, गीत लिखे, वहाँ से लेकर आज तक जब आप पूरे दौर को देखते हैं, क्या दिखता है आपको? देखिए, आज मुझे एक बहुत आत्मविश्वास दिखता है भारत में। राजाधिराज जैसी कहानी भगवान कृष्ण पे इतने ब्रॉड स्टाइल वे में हमने प्रेजेंट की है। हमारे प्रोड्यूसर धनराज नथवानी, उन्होंने इस पर इतना समय दिया है, धन दिया है। ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हमारी सभ्यता में आज अपनी बात कहने का, अपनी संस्कृति की बात कहने का, ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है अभूतपूर्व है। ये शायद एंशिएंट इंडिया में रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे हमें लगने लगा कि शायद मेरी संस्कृति लोगों के सामने पहुंचा देने के लायक नहीं है। हमारे देश में एक चीज़ होती थी और बहुत हुई है, और यहाँ जो क्रिएटिव लोग बैठे होंगे, जो लिखते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, कल मैं फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी यही कह रहा था कि हमारे यहाँ कहानियों की, आइडियाज़ की और विचारों की भ्रूण हत्या बहुत होती है। इट इज़ द आइडिया इन्फेंटिसाइड, द स्टोरी इन्फेंटिसाइड, कि समय से पहले ही वो कहानियाँ दम तोड़ देती हैं। हम में से जो भारतीय सोचने वाले लोग थे, उनको लगता था मेरी कहानी में ये क्या होगा कि सब देखेंगे। शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। ये आत्मविश्वास कि मैंने जो, मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, ये सब तक पहुँचना चाहिए, पहुँच सकता है, इसमें वो गुण हैं, और वो विश्वास नहीं था। और मुझे लगता है आज हम में वो विश्वास आ रहा है। हम अपनी कहानियाँ कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। Today we have a lot of people, youngsters I met yesterday there in Goa, they are dying to tell their stories. एक और चीज़ हमने की, हमने क्या किया कि सक्सेस को मिस्टिफाई कर दिया इस देश में। भैया किसी को फिल्म बनाना है तो इतना मुश्किल काम है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये टैलेंट वाले का काम नहीं है, ये हिम्मत वाले का काम है। बताइए साहब, टैलेंट वाली चीज़ हिम्मत वाले को दे दी आपने, हिम्मत है तो बनाओ। देयर इज अ मिस्टिसिज्म देयर, एक रहस्यवादिता है कि कैसे बनती है। देखिए, फिल्म में रहस्य होना चाहिए, फिल्म बनाने के प्रोसेस में रहस्य नहीं होना चाहिए। तो ये वक्त और आया है कि हम आज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको दिखा दिया है कि आपने हाथ से कैमरा लेकर आप अपनी बात कह सकते हैं। कई बार हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी देखते हैं कि कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट इज मच सुपीरियर देन द प्रोफेशनल ने जो किया है। तो ये जो मिस्टिफिकेशन था ना, कि हमने कुछ लोगों को कहा कि देखिए आपने तो आंग्ल भाषा सीखी है, अंग्रेजी सीखी है, तो आपकी भाषा पर अधिकार है, आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बात कर सकते हैं। तो एक वैचारिक दादागिरी थी जो अब हमारे देश में समाप्त हो रही है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू क्रिएटर्स आर कमिंग आउट, एंड मैं उसको बहुत बड़ा साइन समझता हूं।
एक और चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति ऐसी आवाज़ जो आपने पहले नहीं सुनी, उसे कहा जाता है ये फ्रिंज आवाज़ है, उसे कहता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। ये देखिए कॉन्डिसेंक्शन जिसे आप कहते हैं, दादागिरी जिसे आप कहते हैं, ये नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। किसी व्यक्ति को, जैसे अब वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखेंगे जो थोड़ा जिसके अंदर इज देयर कॉन्डिसेंक्शन एंड हैज लिटिल मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वो उसको बीच में रोक के बोलेगा आप जैसे बोल रहे हैं ना, प्रोनाउंस ऐसे नहीं किया जाता, ये ऐसे होता है, तो वो एकदम बैकफुट पे आ जाता है। अब ऐसा है ना, उसको कहिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी तो ऐसे ही जबान चलती है। आपको समझ में आ गई ना मेरी बात? चलिए अभी काम पे आते हैं। आज जो है विचार की इज्जत कीजिए, उसके लफ्जाजी की इज्जत मत कीजिए। और आपको इसलिए मैं ये और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं आपको, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंजना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लफ्जाजी को सबसे पहले बीट करेगी। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं लफ्जाजी से कहूंगा, तो लफ्जाजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़िया करने वाली है, बहुत बढ़िया करने वाली है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मास्टर्ड द लैंग्वेज मच फास्टर देन अस। हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे इस दौर में? मतलब मैं तो मानती हूँ कि बहुत बड़ा ये थ्रेट भी है। प्रसून जोशी ने कितने दशक लगाए और तब आप यहाँ पर पहुँचे, और एआई बोलेगा कि हम तो भैया आप ये डालिए, ये इमोशन है, इस पर एक कविता लिख दीजिए और वो आ जाएगा। आप और हम, हमारे भी कई जगहों पर नकली विज्ञापन में, कहीं पर घुटने के दर्द की दवा, ये कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे दिस चैलेंज ऑफ एआई? देखिए एआई, एज आई सेड, इज मास्टरिंग द लैंग्वेज वेरी वेरी फास्ट। सो एनीथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन हाउ द टर्न ऑफ फ्रेज एंड वर्ड्स, ये सब का है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं एक थॉट लिखता हूँ, एक बच्ची है वो अपना रास्ता ढूंढ रही है, इसे प्रसून जोशी की तरह लिखें। उसने मेरी तरह लिख करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये आप ऐसे लिखते। मैंने पढ़ा, मैंने कहा शायद बिल्कुल ऐसा नहीं लिखता, पर प्रयास तो बहुत अच्छा है, जैसा कि कहना पड़ता है, बहुत अच्छी कोशिश है, वेरी गुड वेरी गुड। बट अंदर से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देखिए कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव वर्ल्ड में आएगी। लोग समझते थे कि कहीं जो ऐसे काम है जो आउटसोर्स किए जा सकते हैं वो आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्रिएटिविटी को प्रभावित किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिनको थोड़ा सा वेदांतिक उसका समझ हो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या एंड अविद्या। अविद्या क्या है? Everything which is the product of mind is avidya. Anything which can be created through manipulation of mind, anything which is not taking you to the ultimate truth, the eternal truth, is avidya. मतलब उसको अविद्या कहा जाता है वहां पर वेदांतिक। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो चीज कर लेगा जो अविद्या है, और वो हमसे बेहतर कर लेगा। So anything which is not looking for the ultimate truth, which is not expressing the minute existentialist, vibration of yours, will be replicated by AI. AI हर चीज जो मस्तिष्क का मैनिपुलेशन है वो सब कर लेगी, चाहे वो लॉयर का आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो लफ्जाजी वाली कविता हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज जो मस्तिष्क के मैनिपुलेशन से गणित के रूप में प्रकट होती है, वो कर लेगी। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ वहीं आएगी जहां प्रेम में जो आंखें, बहती हुई आंखें हैं, जिनको वो समझा नहीं पा रहा है कि जैसे आपने कहा कि राधा के प्रेम को मैं कैसे समझूं, वो एआई के भी समझ में आने वाला नहीं है। आप ही ने लिखा है ना कि 2 घड़ी ठहर कर जीवन की नदी को बहते देखना है, कविता वहीं कहीं है। आपने सरल शब्दों से हमेशा, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, ये इन्हीं की देन है जो हर किसी की जुबान पर थी। छोटे और सरल शब्द, उससे आप लिखते हैं, उससे समझाते हैं। मतलब आपने कविता को बहुत सरल किया लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी गहरी थॉट के साथ आप अंत में छोड़ते हैं कि सांस 1 सेकंड को, एक धड़कन तो पक्का इधर उधर खिसक जाती है।
उसका अगर कुछ सुना सके, कुछ मन में आपके आए कि मतलब उस डेप्थ पर पहुंचना इजी वर्ड्स के साथ, वो कितना चैलेंज है? आप में से कितने लोग कभी कवि रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे, और जो बने हुए हैं अभी भी? देखिए 2-3 हाथ ही उठ रहे हैं। आप देखिए मैडम के भी हाथ उठ गए। गजब का शौक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अंजना जी कि बच्चों के लिए बहुत काम होने की आवश्यकता है। अभी हम जो एडल्ट्स हैं ना वो बहुत स्वार्थी हो गए। माँ जो है ना बच्चे को चख कर फिर खिलाती है। हम जो ये कंटेंट परोस रहे हैं आज, ये चख कर नहीं परोस रहे हैं। चखना बहुत जरूरी है और वो ही अभिभावक और पेरेंट्स करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, हमारे आज के युग के बच्चों के अभिभावक कंटेंट है, स्क्रीन है। 2 महीने का बच्चा, आप में डेटा देख लीजिए, 2 महीने का बच्चा स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। 2 महीने का बच्चा वो आईपैड के सामने बैठा हुआ है। अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी माता पिता अगर कंटेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर छोड़ रहे हैं तो इसके परिणाम भयानक होंगे। I feel that it is very important that we understand what the screens are going to do and curate for children. Because जब तक वो बड़े नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनको आप साइकिल पे बिठाते हैं ना तो पीछे से हाथ रखते हैं ना तो काफ़ी देर तक, तब हाथ हटाते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिल पे बिठाया धक्का दिया, जा भाई ये दुनिया तेरी, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो वो कहीं हम भूल रहे हैं कि ये जो आज की we think that the storytelling which is happening, content which is coming, technology in various form is intervening in your life, ये जो हो रहा है, this is ये तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। As creative people, I want to focus a lot on writing, especially for children, जिसकी कमी बहुत बढ़ गई है। वही कंटेंट जो हम एडल्ट्स के लिए रखते हैं वही हम बच्चों के लिए भी रखते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए स्पेशली एट अ सर्टन टेंडर एज मैं उनके लिए बहुत सोच समझ के, इसीलिए उनके लिए गुरु होते हैं, इसीलिए उनके माँ बाप होते हैं, इसीलिए उनके बड़े भाई शिक्षक सब मिलकर बच्चे को की परवरिश करते हैं। तो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी स्क्रीन्स पर और टेक्नोलॉजी पर न छोड़ें, उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले। क्योंकि मैंने ये लिखा था जैसे कि देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें। अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिन मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो ना जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो, देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से खिले हैं। ये तो अंबिया की खुशबू हैं, बागों में बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े। याद है आपको वो कलाइडोस्कोप? बिल्कुल। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, ये तो घुंघरू जीवन के, ये तो सुर हैं चमन के, खो ना जाए ये तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं,
मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, ये हैं बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो ना जाएं ये तारे जमी पर। मतलब अब ये क्या था कि मुझे चैलेंज दिया था आमिर खान साहब ने कि इसमें नॉन स्टॉप होना चाहिए, ये चलता ही जाना चाहिए। एंड आई सेड दैट भाई जनरली हमारे फिल्म में गाने होते हैं 2.5-3 मिनट के, मैंने कहा ये फिर बाद में हम निकाल देंगे, मैं इतना नहीं लिखना चाहता। एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि कुछ नहीं निकालेंगे और ये गाने में ये चलता ही जाता है। जैसे कि बच्चों के लिए आप कितना भी कहें वो चलता ही जाता है। कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी। ओहो, बच्चे मम्मम कहते हैं। कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाएं भोले सवालों की लड़ी, सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे अगर तेरी किस्मत हो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मनमौजी नदियां झाग उड़ाती कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती ही रहे, जैसे बरखा उड़ाती हो बूंदिया। एंड ये चलता जाता है। खो न जाए ये तारे जमी पर। क्या बात है। मतलब बच्चों के लिए ये लिखना घुंघरू है ये जीवन के, मतलब वो जो खन खन की आवाज़ उनसे रहती है ज़िंदगी में। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, और आपका जो पहला गाना था वो सुनकर मुझे भी, जब मैं पॉलिटिक्स कवर करने के लिए इलेक्शंस में गई थी तो एक माँ ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को हॉस्टल से निकाल लिया है। मतलब ऐसा किसी माँ को छू देना कि इतना बुरा हूँ मैं माँ, मतलब बच्चे को, माँ को भी ऐसा फीलिंग आना, तो ये तो नेक्स्ट लेवल है कविता की। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस दिशा में अगर हम लोग काम करेंगे मिलकर, बच्चों के का जो क्यूरेट के लिए कंटेंट क्यूरेशन है, बिकॉज दैट्स प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, इन अपब्रिंगिंग, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जो आज दादी नानी की कहानियाँ थी, जो हमारी शिक्षाएँ थी, वो कहीं ना कहीं थ्रू स्क्रीन्स एंड थ्रू टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है। तो उसको कैसे एक, स्पेशली एट अ टेंडर एज जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को जब शेप दे रहे हैं आप, उस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम उस पर ध्यान दें। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गो एंड सी व्हाट योर चिल्ड्रन आर वाचिंग एंड डिस्कस इट विद देम। आज के बच्चे डिस्कशन से समझते हैं, उनसे बात करके, उनको समझा कर उनका कंटेंट बिल्कुल आप अपने सुपरविजन में रखें, एटलीस्ट टिल सर्टेन एज, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स यू फ्री देम। वो एक चिड़िया भी अपने बच्चे के चोंच में दाना डाल डाल के खिलाती है। देखिए आप कितनी भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन इफ आवर सोसाइटी कैन नॉट टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल एंड्स ऑफ आवर सोसाइटी, हम उस सोसाइटी को खास सोसाइटी नहीं कह सकते। अगर उस सोसाइटी के, उस समाज के बच्चे भटके हुए हैं, अगर उस समाज के बुजुर्ग परेशान हैं, तो वो समाज बहुत अच्छा समाज नहीं हो सकता। तो हमने प्यार की बात की, राधा की बात की, हमने प्रेम, हमने बच्चों की बात की। अब आते हैं उस प्रेम पर जो आपके नाखून में इस वक्त लगा हुआ है, वोट डालकर आप आए हैं। वो प्रेम जो देश से होता है, और आपने एक से एक गीत लिखे हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये पढ़ी थी आपने, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूँ, पी रहा हूँ विष युगों से, सत्य हूँ आश्वस्त हूँ। जी, क्या था ये? देखिए मुझे लगता है कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, हमें लगा कि हम गुलाम हो गए, हमारे पास अपनी बात कहने का आत्मविश्वास नहीं रहा। और ये बात गहराई से समझने की है। जितनी आसानी से, आज मैंने आपसे कहा कि भाषा जब आपका प्रयोग करते हैं
तो बिल्कुल मत घबराइए। आप जैसी आपकी भाषा है, चाहे उसमें रीजनल टच है, आज वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान को स्वीकारें। और इसलिए मैंने लिखा था कि ये विश्व इस बात को जानता है कि इस सभ्यता पर बार बार प्रहार हुआ है, लेकिन ये सभ्यता फिर भी, और इस सर्प से मैं कहता हूं कि सर्प क्यों इतने चकित हो। भारत फिर से खड़ा हो रहा है और विश्व देख रहा है इतने प्रहारों के बाद ये देश फिर से कैसे खड़ा हो रहा है। इसी का भाव इस कविता में है कि सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। पी रहा हूं विश्व युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम, कहां से मैं आया हूं और कहां जा रहा हूं, ये दोनों मुझे पता है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है रूप मुझको, दिख रहा है सत्य मुझको, रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। अब देखिए ह्यूमिलिटी इस सिविलाइजेशन की क्या है। वी डू नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली। हम बहुत अपने आप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, जीवन को गंभीरता से लेते हैं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। मुझे मालूम है मैं एक बुलबुला हूं, ये बड़ी महान सृष्टि है, इसमें एक बुलबुला जैसा हूं मैं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। क्या बात है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विश्व युगों से, सत्य हूं आश्वस्त। क्या बात, कमाल। लेकिन एक सत्य ये भी है कि आप कांटों वाले ताज को पहन के कई बार से सीबीएफसी को हेड कर रहे हैं, जहां पर फिल्मों को लेकर, मतलब हर नई फिल्म के साथ एक न एक कंट्रोवर्सी। कई लोग हैं ये क्यों रिलीज हो रही है, कई लोग हैं ये क्यों नहीं रिलीज हो रही है, ये वाला फ्रेम क्यों नहीं हट रहा है, ये वाला फ्रेम इसमें क्यों डला हुआ है। तब कभी बैक सीट लेता है, तब विवेक को आगे करना पड़ता है क्या। देखिए मुझे मेरे टेम्परामेंटली इफ यू सी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे क्रिएट करना, और मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं जनरली वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। लेकिन जब मैंने ये मुझे ये जिम्मेदारी का मुझे आग्रह किया गया और मैंने ये जिम्मेदारी ली कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को मैं चेयर करूं, तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। लाइफ क्या है, वेंटेज पॉइंट है। अब आपने एक चीज़ बनाई, आपने कहा मैंने तो इस तरह से बनाई, ये इसको ऐसे क्यों लिया जा रहा है। समाज कुछ और सोचता है, फिल्म मेकर कुछ और सोचता है। ये उसने सोच के नहीं बनाया कि लोगों का मैं नुकसान करूं। लेकिन वेंटेज पॉइंट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर एक नदी बह रही है, वो तो सत्य है, नदी तो बह रही है। इस नदी में एक व्यक्ति तैर रहा है जो उसकी लहरों से संघर्ष कर रहा है, ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। वो तैर रहा है। आप उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है। एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा है, वो ध्यान लगा रहा है और नदी को की तारीफ कर रहा है, उसमें कविता लिख रहा है। उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो कहेगा नदी बड़ी शांत है। नदी वही है, एक व्यक्ति के लिए शांत है,
एक व्यक्ति के लिए आक्रामक है। ये प्रश्न होता है कि आप किस वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। तो क्रिएटिव वर्क में भी ऐसा होता है कि कई बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। और इसी के लिए मैंने जो अंजना जी आपने पहले भी मुझसे कहा है, मैंने बताया आपको कि मैंने एक ही चीज़ रखी कि अपना विवेक, अपना अनुभव यूज़ करूं और विवाद की जगह संवाद को सामने रखूं। क्या बात है। कि विवाद नहीं है, संवाद है। मैं और अगर आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख लें और बात कर लें तो बहुत सी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। और बहुत बहुत मुश्किल फिल्में जिनके ऊपर लगता था कि वो बाहर नहीं आएंगी, वो आ सकी। और आपने देखा है वो फिल्में बाहर आई और उनके ऊपर जो बातचीत होनी थी, बहुत बातचीत हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ और वो फिल्में बाहर आई। लोगों को, कईयों को ये लगता है, कई बार मुझे सुनना पड़ता है कि भाई OTT में ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं और अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपके माध्यम से सबको कि OTT जो है वो CBFC के पर्व्यू में नहीं आता है। नहीं आता है। तो OTT का अलग तरह से उनका सर्टिफिकेशन चलता है, वो CBFC के तत्वाधान में उसके अंदर नहीं आता है, तो वो अलग है। अब बात रही कि अपशब्दों का प्रयोग। मैं मानता हूं गालियों का प्रयोग आलसी लोग करते हैं। हर भावना के लिए एक बड़ा शानदार शब्द होता है। अगर आपका शब्दकोश छोटा है तो आप गालियों पर उतर आते हैं। बड़े जल्दी से आपको अपनी बात कहनी है, मिला नहीं, गालियों का सहारा लिया, फटाफट बात कह दी। लेकिन जो लोग भाषा से प्रेम करते हैं वो उस शब्द की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं वो चिजल किया, वो तराशा हुआ शब्द और उसको निकाल के अपनी बात कहते हैं। और जो आलसी लोग होते हैं, लेजी पीपल यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, हार्ड वर्किंग पीपल डोंट। इतने मीठे से कोई और ये बात नहीं बोल सकता है। कई लोगों को आईना एक साथ दिखा रहे हैं। अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पीक में मतलब बहुत सारे गाने हैं, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने कई बार जो फोक सॉन्ग्स हैं उनसे भी कुछ लाकर उसको इतना पॉपुलर बनाया। सास गारी देवे, अगर उसके साथ हम लोग अंत करें। ये बातें मैं कहना चाहूँगा। एक जो कविता है उसका भविष्य क्या है, और जो इतना आप कई लोग ये कंटेंट में एडिक्शन की बात बहुत हो रही है, और प्लीज़ इसको गंभीरता से लें कि कंटेंट इज एडिक्टिंग यू बिफोर यू नो समबडी एल्स हैज टेकन ओवर योर लाइफ। किसी और के हिसाब से आप चल रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, और आपका मानसिक जो न्यूरो वायरिंग इसे कहते हैं, आपकी न्यूरो वायरिंग हो रही है। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या देखते हैं और आप किस तरह से देखते हैं। वो आपका निर्णय होना चाहिए, किसी और का निर्णय नहीं होना चाहिए। और ऐसे में ये भी कहा जाता है भाई कि कविता का क्या रोल होगा, आर्ट का क्या रोल होगा। भाई चाट का ठेला लगा हुआ है तो वहाँ पे जो है सेब कैसे खाएगा आदमी, वो तो चाट ही खाएगा। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को अच्छा काम करते रहना चाहिए। आप अच्छी बड़ी लाइन खींचते रहिए, वो छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचते रहिए। ऐसा नहीं है कि कविता मृत प्राय है। मैं क्षणिकाएं बहुत लिखता था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आज के पिथी, व्हेन यू कॉल पिथी पोइट्री, उस टाइम पे भी अच्छी चीज कही जा सकती है। ज्यादा लंबी इसको कलीजी नहीं लिखने की आवश्यकता होती, छोटी से काम हो जाता है। जब पड़ोस में कोई लड़ता है, जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, तुम बौने बौने लगते हो। क्या बात। जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, तुम बौने बौने लगते हो। मैं कहती हूं याद किसी की, मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। क्या बात। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। और झट से रफा दफा करने जब पानी लेकर बढ़ते हो, तुम बौने बौने लगते हो। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है, और झट से रफा दफा करने जब पानी लेकर बढ़ते हो, तुम बौने बौने लगते हो। अब ये देखिए कितना छोटा है और कितने आसानी से आप अपनी बात कह रहे हैं। जीभ लचीली रीढ़ बिना है,
उसका क्यों एतबार किया? वाह। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया? आंख में झांको, आंख में झांको, दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया? आंख में झांको, दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। 40-60, ये भी एक प्रयोग है कली जी, देखिए विद नंबर्स। 40, 60, 100, 500 वॉट। 40, 60, 100, 500 वॉट। तुमको सारे बल्ब मुबारक। क्या बात है। 40, 60, 100, 500 वॉट, तुमको सारे बल्ब मुबारक। मैं तो एक दिए की लौ हूं, माटी, तेल और घर का कोना। क्या बात। ये मैं समझता हूं कि आज के युग में जब आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, 10 सेकंड की बात करते हैं, तो ये अपने आप में थॉट है। तो ऐसा नहीं है कि कविता के लिए मुझे सर पर क्यों इतने चकित लंबी कविता लिखनी पड़ेगी। उसका अपना एक, उसकी अपनी एक जगह है, लेकिन कविता गुलाम नहीं है। हमारे यहाँ जो भाषा है, उस भाषा सिर्फ जो हम बोलते हैं टंग से, इसको वैखरी कहा जाता है। 4 तरह की भाषाएं हैं, एक परा है, उसके बाद फिर पश्चिमा, मध्यमा और वैखरी। पश्यंती, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये सिर्फ वैखरी है। इसके पीछे और भाषा तो आपके मन में भी हो रही है, आप नहीं बोलते हैं। और मैं समझता हूं सबसे बड़ी भाषा जो होती है वो तो मौन की भाषा होती है, जब कोई कुछ नहीं कहता। आंखों की भाषा होती है। मैं जब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझसे कहा गया था कि ये गीत भी मेरा पुराना गीत है, बहुत पुराना, कि भाषा की बात हो रही है। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ। सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली सीखो ना। नैनों की भाषा पिया, सुनना सीखो। तुम हवा को सननन सन सननन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को। माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबां, इनमें भी है एक दास्तां। आहटों की है अपनी जुबां, इनमें भी है एक दास्तां। हाँ जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। इतना हमें पता है कि एक दीप साहित्य आज तक में हमेशा जलता रहेगा, और वो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले प्रसून जोशी ही हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शब्दों में, जरूर शब्दों में अगर कोई जादू भर सकता है, अगर भावनाओं की गहराई में आपको कोई लेकर यहाँ बैठे बैठे पहुँचा सकता है, तो वो शख्स एक हैं, क्योंकि इनकी जो ईमानदारी है इनके शब्दों से झलकती है। एक नई कविता जो अभी मैंने कहीं नहीं सुनाई, तो ये मैं आपको सुना देता हूँ जाते जाते जी। ये देश के लिए है कि अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के, धूल समर्पित होती जाए। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकड़ पथ के, धूल समर्पित होती जाए। दूर क्षितिज से दिशा बुलाए, हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज रक्त वाचाल हुआ है,
आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है। आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है, विजय पताका लिए बढ़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। अंतिम छंद इसका, सत्य सारथी बन जाए तो, कागज से पढ़ रहा हूं, अभी समाप्त की है। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जी।